नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। वेस्ट एशिया की कॉन्फ्लिक्ट यानी कि जो मिडिल ईस्ट में पूरा क्राइसिस है, उसके बाद और उसके बीच में आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया है। अब 20 मार्च से यानी कि आज से 2026 से स्पीड पावर प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 2 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। पहले इसकी कीमत 111 रुपए 60 68 पैसे प्रति लीटर थी, जिसे अब बढ़ाकर 113 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। इसके अलावा आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने इंडस्ट्रियल डीजल की कीमत भी बढ़ा दी है। अब कीमत 87.67 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 109.59 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। अब ये भी कहा जा रहा है कि जो नॉर्मल पेट्रोल है, जो नॉर्मल पेट्रोल हम सब भराते हैं, नॉर्मल पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नॉर्मल पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं है। और दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपए है। डीजल की कीमत 87.67 रुपए प्रति लीटर है। वहीं मुंबई में 1 लीटर जो पेट्रोल है उसकी कीमत है 103 रुपए 50 पैसे। अब ये प्रीमियम पेट्रोल क्या है, इसको थोड़ा सा समझेंगे और फिर अपनी चर्चा शुरू करेंगे। प्रीमियम पेट्रोल ये एक ऐसा पेट्रोल होता है जिसमें ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है। आमतौर पर ये नंबर 95 या उससे ऊपर का होता है। वहीं नॉर्मल पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर 51 होता है। प्रीमियम पेट्रोल की कीमत बढ़ने का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो हाई ऑक्टेन ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वह बेहतर इंजन परफॉर्मेंस और ज्यादा माइलेज के लिए लिया जाता है। हालांकि कंपनियों ने इस बढ़ोतरी की कोई साफ वजह नहीं बताई है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और ट्रांसपोर्ट से जुड़े खर्चों में बदलाव, खासकर ईरान और अमेरिका के बीच जो बढ़ते तनाव के कारण इसकी मुख्य वजह हो सकते हैं। लेकिन अब ये आम जिंदगी पर इसका असर कैसे होगा, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा हैं, जो कि देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। आपका स्वागत है सर। और हमारे साथ मनीष शर्मा है, राजनीतिक विश्लेषक। आपका स्वागत है। और प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा से शुरू करूंगी, क्योंकि सब लोग इस बात से चिंतित है कि गैस की कीमतें तो बढ़ ही रही थी, अब पेट्रोल और इंडस्ट्रियल डीजल की कीमतें भी बढ़ गई हैं। हालांकि खास वजह नहीं बताई गई है, लेकिन ये तो समझ में आ रहा है कि ये जो वेस्ट एशिया का क्राइसिस है उसकी वजह से है। ये आम जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, इंडस्ट्रियल डीजल का तो असर पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि हाई ऑक्टेन पेट्रोल के दाम बढ़ने से अधिक असर पड़ेगा। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि हाई ऑक्टेन वाला जो होता है, जिसे सुपर कहते हैं, वो वैसे ही ज्यादा अधिक दाम पे मिलता है। जो नॉर्मल पेट्रोल जो अधिकतर मिड साइज कार्स में डाला जाता है, उनमें वो नहीं पड़ता या नहीं इस्तेमाल होता। मतलब हाई एंड कार्स, जो लग्जरी कार्स होती हैं, वो ही लोग वो ज्यादा महंगा वाला हाई ऑक्टेन पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे ताज्जुब नहीं हुआ कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दाम $110 प्रति बैरल पहुंच गया है और भारत अब 88% अपनी ज़रूरतों का आयातित ही करता है, और हमारा स्टॉक केवल 30 दिन केवल का है, तो ऐसी स्थिति में सरकार ने रणनीति बनाई है कि वो दाम हाई ऑक्टेन वाले का बढ़ाया जाए। मगर जो इंडस्ट्रियल डीजल है, उसका असर जाहिर है हमारे देश की मुद्रास्फीति दर यानी कि इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर पे आगे चलते हुए होने की संभावना है। क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल डीजल, अब पता नहीं इंडस्ट्रियल डीजल का अर्थ ये हुआ क्या कि जो ट्रक्स में या बसेस में जाता है उस पे भी जाए, उसमें भी जो पड़ने वाला डीजल है उसको इंडस्ट्रियल डीजल कहते हैं, या वो, क्योंकि आपका कार्यक्रम इतनी जल्दी शुरू होने वाला था, इसको मैं क्लैरिफाई नहीं कर पाया, या सिर्फ जो इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, उद्योगों को
प्रदान किया जाता है, बेचा जाता है, उसी को इंडस्ट्रियल। तो खैर जो भी है, इंडस्ट्री वाला जो है, जो भी उत्पादन में इस्तेमाल होगा उसका दाम बढ़ेगा और उसका कुछ तो असर होगा मुद्रास्फीति दर पे। इसके अलावा हम यही देख रहे हैं कि सबसे बड़ी दिक्कत, आप व्हाइल यू वर एक्सप्लेनिंग, जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे तो मैंने ग्रॉक से इस चीज को पूछा था, तो ये बता रहा है ग्रॉक की, और इसको आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो ये है कि इंडस्ट्रियल डीजल के प्रमुख उपयोग फैक्ट्रियां और कारखाने, मशीनरी और उत्पादन उपकरणों को चलाने के लिए, बिजली बैकअप यानी कि जनरेटर्स, बिजली कटौती के दौरान शॉपिंग मॉल, डेटा सेंटर और बड़ी इमारतों में भारी डीजी सेट्स जो चलते हैं उसमें इंडस्ट्रियल डीजल का इस्तेमाल होता है। कंस्ट्रक्शन साइट्स, क्रेन, बुलडोजर, और मैं ये चीज को थोड़ा सा विस्तार से बता रही हूँ ताकि व्यूअर्स को भी समझ में आ जाए। क्रेन, बुलडोजर और माइनिंग, खदान यानी कि खदानों के इस्तेमाल में होने वाली मशीनरी और बड़े ट्रकों में इस्तेमाल किया जाता है। कृषि क्षेत्र में ट्रैक्टर, थ्रेशर और सिंचाई पंप सेट चलाने के लिए इंडस्ट्रियल डीजल इस्तेमाल होता है। बॉयलर और भट्टी औद्योगिक हीटिंग सिस्टम और बॉयलर में इस्तेमाल होता है। और इस तरीके की जो सारे क्षेत्र हैं वो इससे लगभग प्रभावित हो सकते हैं। फैक्ट्रियां, भारी मशीनरी, पावर जनरेशन यानी कि डीजी सेट्स, ये सारा कुछ इनका यूसेज में आ रहा है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल डीजल इस्तेमाल किया जाता है। जी प्रोफेसर मेहरोत्रा। नहीं तो वही बात निकल के आई कि बस और ट्रक में नहीं इस्तेमाल होगा, ये गनीमत है, मगर बाकी मतलब उद्योगों में और हर तरीके की कंस्ट्रक्शन साइट में और डीजल सेट्स जो खेत खलिहान में लगते हैं उनमें होगा, तो जाहिर है देखिए इसका असर होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है नीलू कि वो एलपीजी की कमी, दाम बढ़ने के अतिरिक्त जो एलपीजी की कमी का जो असर आ रहा है वो तो जीवन को अस्त व्यस्त कर ही रहा है। और हम बड़े शहरों में बैठे हुए लोग जो काफी उसमें से बड़े शहरों वाले उसको एलएनजी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पाइप नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं, जिस जो आता है एलएनजी से, वो सिलेंडर वाली गैस से अलग गैस होती है, वो गैस ही अलग होती है। उसका इंपोर्ट में भी रुकावट आई है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। मगर क्योंकि हमारे देश भर में पाइप गैस का उपयोग काफी कम है, बड़े शहरों में ही सिर्फ पाइप गैस पहुंच पाई है, इस वजह से उसका असर हमको नजर नहीं आ रहा है। तो जी अभी के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जी हाँ, मनीष, मैं अब आपके पास आती हूँ कि इस बढ़ोतरी को आप कैसे देखेंगे, और जाहिर सी बात है कि अब ऑपोजिशन इसको एक बड़ा इशू बनाएगा। अभी तो गैस की किल्लत थी और अब ये जो इंडस्ट्रियल डीजल है, मुझे लग रहा है कि इसको लेकर एक बड़ा इशू बन सकता है क्योंकि इससे कई क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं। असल में इसको अभी से एक मैनेज करने की कोशिश हो रही है। अभी मैं देख रहा था विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल करके, क्या तो नाम उनका, हाँ, हाँ। तो वो बार बार इस बात का एक तर्क दे रहे हैं कि जो है, चूंकि वैश्विक स्थिति है, पूरी दुनिया संकट का समय है, पूरी दुनिया के लिए, हमारे लिए भी संकट का समय है। और हमारे नेता जो है लगातार संवाद में है, जो भी जरूरत है उन देशों के साथ एक लगातार राजनयिक संवाद हमारे चल रहे हैं। तो वो एक कोशिश अब उनको, असल में मामला तो केवल पैसे बढ़ाने का नहीं है, मामला ये कि अभी कई संकट एक साथ है। एलपीजी का है, एलएनजी का है, आपके तेल का है, उसके अलावा एक उर्वरक का एक बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। मतलब आप समझिए कि यहाँ पे उत्पादन भले हम यूरिया यहाँ करते हैं, लेकिन यूरिया भी तो अमोनिया से बनता है, या डीएपी भी अमोनिया से बनता है। अमोनिया कच्चे तेल पर निर्भर है। तो हम भले आत्मनिर्भर हैं खाद बनाने में, लेकिन उसके जो कच्चा माल है, जो 70-80% आत्मनिर्भर नहीं है मनीष, आत्मनिर्भर नहीं है हम, आत्मनिर्भर नहीं है खाद को हम आयातित करते हैं। जी नहीं, मतलब यूरिया 87% यही बनाते हैं, ये एक बात है। हालांकि उसके लिए जो कच्चा माल चाहिए, वो गैस और वो, उसका हम पूरी तरह से निर्भर हैं आयात पर। 90% हम बाहर से ही मंगाते हैं। तो वो बात ठीक कह रहे हैं सर, और आप दुरुस्त कर लीजिएगा
तो मैं बस इसमें इतना ही कह रहा हूं कि ये संकट तो बहुत बड़ा है, और ये दुनिया में संकट है, इसलिए हमारा संकट नहीं है केवल, इसमें हमारी पॉलिसी का भी संकट है, मतलब हमारी सरकार की पॉलिसी का भी संकट है। एक ऐसे समय में हम इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ दिखने लगे हैं। हमारी जो विदेश नीति है, जिसमें हम आमतौर पे ईरान के से एक दूरी बना लिया हमने बहुत पहले ही, 18 के दौर में ही, और अब रसिया से भी हमने एक दूरी बना ली है। ये दो बहुत महत्वपूर्ण देश है। अगर मान लीजिए हुर्मुज रुका हुआ भी था, तो रसिया से हम लेने के लिए अगर स्वतंत्र रहते, अगर आजाद रहते, जैसा कि ट्रंप के दबाव में अगर हम नहीं रहते, तो ये केवल युद्ध जनित कारणों से हम फंसे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं, पॉलिसीगत पैरालिसिस भी है, मतलब पॉलिसीगत भी संकट है, सरकार की दिशा में भी एक संकट है। उसके चलते अभी ये और बढ़ेगा, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि वहां जो युद्ध है, अब चूंकि ईरान अकेले नहीं केवल लड़ रहा, असल में ईरान के साथ चाइना और रसिया बिल्कुल उसकी आंख बने हुए हैं, और तमाम तरह का जो है, कह लीजिए वो जो सटीक हमले हैं इजराइल के अंदर अमेरिकी सैनिक अड्डों पे, या आर्थिक जो अड्डे हैं अमेरिका के, उस पे जो अटैक हो रहे हैं, और वो एक दिख रहा है कि बार बार उधर से युद्ध से ट्रंप निकलना चाहते हैं, लेकिन अब ईरान इस पे सहमत नहीं। आमतौर पे ईरान अब कह रहा है कि अब हम तय करेंगे कि युद्ध कब खत्म होगा, और इस तरह से अगर अमेरिका अभी निकला तो उसके सामने संकट आ जाएगा। उसको सैनिक अड्डे की साख भी चली गई, वो सैनिक अड्डे भी वहां रख पाना उनके लिए मुश्किल होगा। मैंने पश्चिम एशिया को एक तरह से रीडिजाइन करने की एक योजना जनरली रसिया, चाइना और ईरान को आगे करके, उसके साथ करके वो है। इसलिए ये अब लग रहा है कि थोड़ा लंबा चलेगा। अगर लंबा चल गया, 10-20 दिन भी चल गया, तो भारत माने अमेरिका संकट में, इजराइल संकट में, और साथ में भारत भी बड़े भारी संकट में जो है इसमें जाने वाला है। ये एक दिक्कत है। तो आने वाले समय में तो आप देखिए, अभी अगर ये यहाँ राजनीतिक चुनाव कुछ नहीं रहते, बंगाल चुनाव नहीं रहता ना नीलू जी, अगर पॉलिटिकली यहाँ तमिलनाडु में, केरला में और असम में, बहुत महत्वपूर्ण दो राज्य हैं बंगाल और असम खास करके उनके लिए, वहां चुनाव नहीं रहते तो ये बहुत ओवरलोडेड हो गई है सरकार। माने एक तो जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है, दूसरा $120 चला गया है। तो आप देखिए वो $1 भी बढ़ता है तो बहुत बड़ा वजन भारत के अर्थव्यवस्था पे आता है, और लगभग आप देख लीजिए कि $40-50 बढ़ गया है, अगर आप उसको कह लीजिए तो संकट यहाँ इसके माना होने का तो है ही। जरूरतों को भी हम अपनी जरूरतों को भी, अपनी मांग को भी के हिसाब से भी, डिमांड के हिसाब से भारत सरकार पूरा करने की स्थिति में अपनी पॉलिसीगत संकट के चलते और युद्ध के चलते भी, लेकिन अपनी पॉलिसी के चलते भी वो पूरा करने की स्थिति में नहीं है। और अगर ये लंबा चल गया तो यहाँ एक पॉलिटिकल क्राइसिस भी देखिएगा, क्योंकि ये जो बहुत संवेदनशील मसला है, जैसे अभी खाद का जब संकट आएगा तो किसानों के लिए बहुत संवेदनशील मसला है, और अभी जो है ये रसोई पे हमला है, तो ये बहुत संवेदनशील हिस्सा होता है, जहां पे अगर बहुत बढ़ गया मामला तो राजनीतिक संकट देश में खड़ा हो जाएगा, मोदी सरकार के लिए भी संकट खड़ा हो जाएगा। जी प्रोफेसर मेहरोत्रा, मैं आपके पास आ रही हूँ कि जैसा लग रहा है कि अभी कोई जो इस क्राइसिस का खत्म होने का दूर दूर तक अभी कोई निशान नहीं दिख रहा, और ऐसा लग रहा है कि ये क्राइसिस लंबा चलेगा। तो ऐसे में अभी तो इन्होंने प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं, इंडस्ट्रियल डीजल के दाम ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी होगी कि जो इंडस्ट्रियल डीजल का दाम है उसको और बढ़ा दिया जाए अगर ये क्राइसिस कंटिन्यू करता है? और अगर ये क्राइसिस कंटिन्यू करेगा तो क्या नॉर्मल पेट्रोल पर भी इसकी मार पड़ेगी, और क्या नॉर्मल पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस भी बढ़ेंगे? संभावना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मनीष ने हालांकि बहुत पते की बात करी कि क्योंकि बंगाल असम का चुनाव है, इस वजह से बर्दाश्त है सरकार को, मगर सरकार कंगाली के कगार पे है। देखिए 3 मुद्दे हैं जो जिसकी वजह से सरकार, जो वैसे ही कंगाली के कगार पे पिछले 5 साल से तो है ही, और उससे पहले से वो कंगाली शुरू हो चुकी थी, जिसका जायजा लिया जा सकता है यदि आप इनके डेट टू जीडीपी और कुल इनका जो ऋण है, सरकारी ऋण, उसकी मात्रा देखें तो उसके आंकड़ों से मैं आपके श्रोताओं को बोर नहीं करूंगा, वो काफी बहुत भयंकर रूप से 2014 के बाद बढ़े हैं, खासतौर से 15 के बाद, क्योंकि इतनी अधिक इन्होंने आर्थिक
नीतियों में गलतियां की हैं, तो और खूब उसके ऊपर से रेवड़ियां बांटी हैं, तो रेवड़ियां बांटने की वजह से और जो गलतियां की हैं उसकी वजह से ये कंगाली के कगार पे कोविड से पहले से थे। अब कोविड के की में तो और इन्होंने गलतियां करी, जिसकी वजह से ये इनकी स्थिति और गंभीर हो गई थी। तो देखिए, बजट में पिछले 4 साल से निर्मला सीतारमण की सारी कोशिश ये रही है कि किस तरीके से फिस्कल डेफिसिट को कम किया जाए, मगर अब 3 संकट आ गए हैं। एक फर्टिलाइजर, दूसरा पेट्रोलियम का दाम बढ़ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दाम बढ़ना, और तीसरा एलएनजी का दाम बढ़ना। तो इन्हीं वजहों से फर्टिलाइजर का दाम बढ़ने की संभावना है, पेट्रोल का दाम बढ़ने की संभावना है, गैस का दाम तो बढ़ ही चुका, और इंडस्ट्रियल डीजल का दाम बढ़ा ही दिया गया। तो आगे देखिए होता है क्या। सीधी सी बात यह है कि सरकार इस स्थिति में नहीं है कि आम आदमी को बचा पाए। तो ये जो बहुत महीनों से पीठ अपनी थपथपाए जा रहे थे कि देखिए हमने पिछली सरकार के तुलना में इन्फ्लेशन कितना कम रखा। अरे भाई, इन्फ्लेशन कम रखा आपने, रखा था, मगर उसका बहुत बड़ा कारण ये था कि तेल का बाजार बहुत मंदी में था पिछले 10 साल से, जो मंदी पे नहीं था 2014-15 तक। तो अब आपने फायदा तो अब उठा लिया, अब मगर अब जो तेल के दाम की मार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप पे पड़ रही है, तो आप वो मार आम आदमी पे डालना चाहते हो। जब मतलब तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गिरा हुआ था, तब आप 100 रुपए पे बेच रहे थे पेट्रोल, और डीजल भी 90 पे बेच रहे थे। तो ये स्थिति इस वजह से बनती है क्योंकि ये सरकार इस प्रकार की है नीलू जी कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट घटा दो, मिडिल क्लास जो पर्सनल इनकम टैक्स देता है उसको पर्सनल इनकम टैक्स से 1 लाख की सालाना इनकम से टैक्स से छूट दे दो, हैं, वगैरह वगैरह, इस तरीके के जो काम करता है। और बाकी लोगों को खुश रखो कि मुफ्त का अनाज दे दो और रेवड़ियां बांट दो। तो ये कोई देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के तरीके नहीं है। इसी वजह से विकास दर कम है, रोजगार नहीं पैदा हो रहा है। जब रोजगार पैदा नहीं होता नीलू जी, तो जो वेतन दर है वो वेतन दर भी बढ़ती नहीं है, कि वेज रेट्स बिल्कुल स्टैग्नेंट नहीं है, पिछले 10 साल से स्टैग्नेंट है, मेरी रिसर्च बताती है। जी नीलू जी, इसका मतलब कि अगर ये क्राइसिस लंबा चलता है तो फिर जो नॉर्मल पेट्रोल है उसका दाम बढ़ सकता है, इंडस्ट्रियल डीजल ऑलरेडी बढ़ाया गया है वो और बढ़ सकता है। ऐसे में सरकार, मनीष अब अंतिम कमेंट आपके पास आ रही हूँ कि सरकार इसको बैलेंस आउट कर पाएगी, क्योंकि ये चुनाव तो अभी चलेगा, रिजल्ट आते आते 4 मई हो जाएगा। क्या सरकार के लिए संभव होगा कि इस चुनावी सीजन के बीच में अगर सरकार के हाथ से चीजें निकल जाती हैं और अगर ये एक बड़ा क्राइसिस के रूप में शेप अप करता है, तो फिर सरकार को क्या इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है इन 4-5 राज्यों में जहां पे चुनाव है? नहीं, देखिए, असल में जब कोई अच्छा दौर होता है माने सत्ता की जो राजनीति है उसकी प्रक्षेपण क्षमता अगर बड़ी रहती है और चीजों को डाइवर्ट करना थोड़ा तब उस समय आसान होता है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अभी जो बीजेपी संघ भाजपा की जो राजनीति है वह भी संकट में है और विदेश नीति भी संकट में है और अर्थव्यवस्था उसका गहरा उससे रिश्ता है, अर्थव्यवस्था वो संकट में है। चौतरफा हर मोर्चे पे संकट है, मतलब ये है। लेकिन अभी वो हर हालत में बंगाल की चुनाव तक हमको जो लग रहा है कि अगर वो कुछ करेंगे भी तो बहुत सीमित किस्म का करेंगे, लेकिन संकट तो बहुत बड़ा है। अगर वो कुछ करेंगे भी तो बहुत सीमित किस्म का करेंगे। हमको लग रहा है कि तब तक वो कुछ इंतजार करेंगे, कुछ उसमें कोई रास्ता अभी और जगह निकालेंगे। ये अभी पॉलिटिकल कारणों से ही महंगाई रुकेगी, अन्यथा तो आप समझिए कि केवल तेल और उर्वरक में भी महंगाई नहीं, तो समग्र महंगाई की तरफ बढ़ेगा ना।
ये तो अर्थव्यवस्था का पूरा कह लीजिए कि वही इंजन है, तेल ही सेंटर में है अर्थव्यवस्था का। और वो अब जब महंगा होगा तो उसके जरिए कोई चीज ऐसी बचेगी नहीं जो महंगी नहीं होगी। मतलब कोई एक दो चीज का मसला अब नहीं है, एक ओवरऑल महंगाई एक कह लीजिए, और अर्थव्यवस्था में एक जो मंदी ऑलरेडी दिख रही है वो और उसमें भी देखिएगा कि विस्तार होगा। और खास करके जो पहले से ही नोटबंदी के जरिए, जीएसटी के जरिए, कोविड के जरिए जो असंगठित जो क्षेत्र है उसको तो लगभग ध्वस्त कर दिया है। खेती भी बहुत संकट में है, तो बड़ी पूंजी वो उसमें एक ठहराव है इस दौर में। तो मुझको लगता है कि आने वाले समय में एक चौतरफा संकट से घिरेगा देश। ये शायद अब बंगाल चुनाव तक देखिए क्या होता है, लेकिन हमको लग रहा है कि और ज्यादा घिरेगा और अर्थव्यवस्था का हर हिस्सा इससे प्रभावित होने जा रहा है। और अगर हर हिस्सा प्रभावित होगा तो राजनीति कैसे नहीं प्रभावित होगी। इस दौर में उसको ढक देने का इनके पास कोई बहुत रास्ता नहीं है, तो राजनीति भी प्रभावित होगी। तो ये सरकार, ये देश के ही नहीं, सरकार के भी बुरे दिन, मतलब समझ लीजिए उसके भी बुरे दिन साथ साथ चल रहे हैं। जी चलिए, तो देखेंगे अब ये पूरा जो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट है ये कितना आगे और बढ़ता है। आज भी खबरें आ रही थी कि कुछ यूरोपियन यूनियन के देश हैं, उन्होंने ये कहा है कि भाई हम हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोल सकते हैं, खोलने में मदद करेंगे प्रोवाइडेड कि सीज फायर का अनाउंसमेंट आए। अब ये सीज फायर कौन करेगा, अभी कोई इसको लेकर कुछ पता नहीं है, बहुत ही अनसर्टन चीजें लग रही हैं। सीज फायर क्या डोनाल्ड ट्रंप करेंगे, अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं लगती। सीज फायर क्या नेतन्याहू करेंगे, वो तो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि भाई ईरान को हमने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, पीछे हटने के मूड में नहीं है। तो ऐसे में अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद रहेगा तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मेहरोत्रा। अच्छा, कुछ कहना चाह रहे हैं प्रोफेसर मेहरोत्रा? जी बोलिए सर। मैं केवल 2-3 वाक्य बोलूंगा उसी संदर्भ में जो आपने जिस तरीके से आप खत्म करने की कोशिश कर रही थी कि ट्रंप जरूर चाहते हैं कि खत्म हो जाए लड़ाई, मगर ईरान नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि ईरान अब हावी हो रहा है। ईरान के पास हजारों की संख्या में आज भी ड्रोन्स हैं और अब वो अपने सोफिस्टिकेटेड बैलिस्टिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स यानी कि मार्क 4 और मार्क 14-15 वाले चला रहे हैं, जिससे इजराइल के केवल टू 3 तो शहर हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है, उनकी एनर्जी साइट्स को ध्वस्त किया जा रहा है और उनके शहरों को ध्वस्त किया जा रहा है। हालांकि ईरानी ऐसे लोग हैं, उनका मतलब जो जबान पे है वो बात वो ये है कि हम सिविलियंस को नहीं अटैक करेंगे, इसके बावजूद वो मिलिट्री टारगेट्स अटैक कर रहे हैं। और ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक अमेरिका को गल्फ से बाहर नहीं कर देते और इजराइल को कई दशकों तक थोड़ा सा शांत नहीं कर देते। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मेहरोत्रा, मनीषी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।